रेडियो उड़ान के सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को आरजे गौरी का नमस्कार। दोस्तों, शुक्रवार आते ही रात को 9 बजे हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के तहत हम लेते हैं डिसेबिलिटी जगत का जायजा, यानी कि डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, जॉब अलर्ट्स और साथ ही साथ हमारा नया सेक्शन भी इसमें जुड़ चुका है, जिसमें हम सुनते हैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट आप सुन सकते हैं शनिवार दोपहर 4 बजे। रेडियो उड़ान को आप ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही पर अवेलेबल है, या फिर आप सीधे www.radioudan.com पर जाकर इस वेबसाइट पर प्ले बटन क्लिक करके भी हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो उड़ान का लाइव स्ट्रीमिंग सुनने के लिए आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन और कई ऑनलाइन वेबकास्ट साइट्स पर भी इसे सुन सकते हैं। चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, जो कि है www.facebook.com/radioudan को फॉलो करें। साथ ही आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आप रेडियो उड़ान के सारे शोज जब आपका मन चाहे तब youtube.com/radioudan पर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ज्यादातर शोज YouTube के माध्यम से भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं, तो YouTube की सर्च में रेडियो उड़ान टाइप करें और साथ ही टाइप करें अपने फेवरेट शो का नाम। फ्रेंड्स, इस बारिश के मौसम में हम आशा करते हैं कि आप खूब भीग रहे होंगे, बारिश का पूरा मजा उठा रहे होंगे, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी तबीयत का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में कोविड, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां फैलने का खतरा अधिक होता है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, आशा करते हैं कि ठंडी ठंडी बारिश के मौसम में आप गरम चाय की चुस्कियों के साथ रेडियो उड़ान जरूर सुन रहे होंगे। बहरहाल, शो में वक्त हो चला है आज की बुलेटिन में पेश होने वाली न्यूज आइटम्स पर ध्यान देने का। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं न्यूज हेडलाइंस सुनते हुए। दृष्टिबाधित व्यक्तियों ने यूडीआईडी कार्ड की राष्ट्रव्यापी वैधता की है मांग। भारत के क्रिकेटर्स का मर्यादा में रहे मजाक, सेलिब्रिटी होना है बड़ी जिम्मेदारी। आईएएस पूजा खेड़कर नहीं है विकलांग, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स ने किया बड़ा दावा। केस के बाद से विकलांग कोटा से ऑफिसर बनने वाले लोगों पर सोशल मीडिया की कड़ी नजर। मॉनसून में उत्तराखंड में सड़क बंद होने की वजह से दिव्यांग युवती नहीं पहुंच पाई अस्पताल तक, रास्ते में ही तोड़ दिया दम। दिव्यांगों के इलाज में मिलती है इनकम टैक्स में छूट, जानेंगे क्या है प्रक्रिया। सुनेंगे जॉब अलर्ट और मेगा जॉब फेयर के बारे में। बीसीसीआई के सचिव जय शाह के सामने 2 राष्ट्रीय दिव्यांग टीमें बनाने का प्रस्ताव। सतना में मोबाइल टावर पर चढ़ा दिव्यांग, पुलिस की कोशिशों से स्थिति पे नियंत्रण। दिव्यांग से प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर हड़पी 30 बीघा जमीन, जानेंगे सोल अप के बारे में। सुनेंगे दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से ऑथेंटिक अपडेट्स। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है फिरोजपुर से। फ्रेंड्स, जिस तरह देश के हर एक नागरिक के पास एक विशिष्ट आधार कार्ड आईडी होता है, उसी तरह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने भी दिव्यांगों के लिए एक विशिष्ट आईडी कार्ड प्रदान किया है, यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड को भारत सरकार द्वारा दिव्यांगता के प्रमाण के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। इसका मतलब है कि दिव्यांगजन अपने यूडीआईडी कार्ड का उपयोग करके वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा का लाभ, शिक्षा और रोजगार जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभ उठाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जागरूकता की कमी है, जिसके कारण कुछ राज्य दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले लाभों को नहीं दे रहे, जिससे उन्हें परेशान किया जा रहा है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां फिरोजपुर के एक दिव्यांग व्यक्ति ने
अपने को परेशान किए जाने की बात का खुलासा किया है। बल्कि उसने यूडीआईडी कार्ड दिखाने के बावजूद एचआरटीसी बस में यात्रा न करने देने पर कंप्लेंट फाइल की है। उससे इस यात्रा का पूरा किराया भी वसूल किया गया था। दोस्तों, ऐसे वाकये हमें समय समय पर सुनने को मिलते हैं। इस असमानता ने दिव्यांगों को भ्रमित कर दिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पंजाब में विकलांग है, हरियाणा में विकलांग नहीं है। क्योंकि हरियाणा परिवहन की बसेस में यात्रा करने वाले दृष्टिबाधित लोगों से किराया देने के लिए कहा जाता है, जबकि भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत इसमें छूट दी जा चुकी है। मीडिया से बात करते हुए 100% दृष्टिबाधित और यूडीआईडी कार्ड होल्डर दरविंदर सिंह ने कहा कि ये दुखद है कि भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड पंजाब में तो मान्य है, लेकिन हरियाणा परिवहन प्राधिकरण द्वारा इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार संबंधित विभागों को जानकारी देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि परिणाम स्वरूप 40% से अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र वाले यूडीआईडी कार्ड धारकों को बसों में मुफ्त यात्रा सेवा का लाभ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कंडक्टरों को कार्ड दिखाने के बावजूद भी दिव्यांगों से किराया वसूला जा रहा है। ये कार्ड वैध नहीं है, क्योंकि उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से कोई संवाद ही नहीं है। दरविंदर ने आगे कहा है कि जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय द्वारा 16 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना में एचआरटीसी को भी स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेटरों द्वारा दिव्यांगों को लाभ न दिए जाने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में हजारों दिव्यांगजन मुफ्त बस सेवा के लाभ से वंचित हैं। सार्वजनिक परिवहन जैसी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यूडीआईडी को देश भर में मान्यता दी जाए, इसके लिए वकालत करते हुए प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड पंजाब के महासचिव श्री अनिल गुप्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्यों में दिव्यांगता की पहचान की मानकीकृत मान्यता और स्वीकृति की आवश्यकता है, ताकि असुविधा को रोका जा सके और दिव्यांगजनों को सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा एक जागरूकता अभियान भी शुरू की जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, जीत का जश्न मनाना तो जरूरी होता है, लेकिन आवेश में आकर कई बार ध्यान रखना होता है कि आप कुछ ऐसा न कर जाए कि जिससे किसी की भावना आहत हो। जी हाँ, बात हो रही है भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत चुके पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना की। पिछले दिनों वर्ल्ड कप चैंपियन ऑफ लीजेंड लीग जीतने के बाद उन्होंने जैसा जश्न मनाया है, उस पर हर एक भारतीय आहत है। इन दिग्गजों ने जीत की खुशी में दिव्यांग कम्युनिटी का मजाक उड़ाया, जो कि किसी भी तरह माफी के काबिल नहीं लगता। भारत में क्रिकेट के खिलाड़ियों को जितना सम्मान मिलता है, वो शायद ही किसी और देश में दिया जाता हो। खेल में खास मुकाम हासिल करने से सिर्फ आपका रुतबा ही नहीं बढ़ता, बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। क्रिकेट को भारत में किसी धर्म की तरह से लिया जाता है। क्रिकेटर को भगवान तक कहने से फैन नहीं चूकते। जब उपमा भगवान की मिल रही हो, तो आप सचिन तेंदुलकर जैसा व्यवहार भी तो कर सकते हैं। लेकिन दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह, युवराज और सुरेश रैना ने अनजाने में ही अपने फैंस का दिल दुखा दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी मैच होता है तो खिलाड़ी या फैंस सारी हदें पार कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके खिलाड़ी की लीग में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फाइनल्स में हराकर ट्रॉफी जीत ली। युवराज सिंह की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड का खिताब जीता। लेकिन इस जीत के बाद युवराज, हरभजन और सुरेश रैना ने मजाक करते हुए एक वीडियो बनाया, जिसमें वे अपनी मर्यादा भूल गए। दोस्तों, इस वीडियो में तीनों ने ही लंगड़ाने की ऐसी एक्टिंग की है जो दिव्यांग कम्युनिटी के साथ साथ हर एक भारतीय को आहत कर रही है। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने साथियों के साथ मिलकर दिव्यांग कम्युनिटी से अपने वीडियो के लिए माफी भी जरूर मांग ली है, लेकिन जो ठेस उनके इस एक्शन से फैंस के दिल को पहुंची है, उसके लिए ये काफी नहीं है। युवराज सिंह और सुरेश रैना के साथ मिलकर जो वीडियो हरभजन ने बनाया था, उसे डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं उनके द्वारा बनाया गया ये मजाक जहन में रह गया है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद ये वीडियो हटाया गया और माफी मांगी गई।
काश इस वीडियो को बनाते वक्त ही इन स्टार खिलाड़ियों का ध्यान इस तरफ गया होता तो आगे उनको अपनी बात रखने में कठिनाई न होती। खैर, अपनी गलती पर माफी मांगने के लिए भी साफ दिल चाहिए होता है, जो देश की सेवा करने वाले इन क्रिकेटर स्टार्स के पास है। उम्मीद करते हैं भविष्य में इससे सीख लेकर हमारे युवा खिलाड़ी सबके प्रति सम्मान का भाव रखते हुए इस तरह की घटनाओं से बचना चाहेंगे। दोस्तों, आइए अब अपडेट लेते हैं पूना के IAS पूजा खेड़कर केस का। पूजा खेड़कर को लेकर एक नया मामला सामने आया है। उनके मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया है कि उन्होंने एडमिशन के दौरान खुद को फिट बताया था। विवादों से घिरी ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेड़कर को लेकर नई चीजें सामने आई है, जिसमें पता लगा है कि MBBS में एडमिशन लेते समय उनके मेडिकल सर्टिफिकेट में उनके शारीरिक विकलांगताओं को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने OBC नॉन क्रीमी लेयर कोटा का इस्तेमाल करके MBBS में एडमिशन लिया था। काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज के MBBS MD डॉक्टर अरविंद B भोरे ने बताया कि IAS अधिकारी डॉक्टर पूजा खेड़कर ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए OBC सर्टिफिकेट जमा किया था। इसमें उन्होंने OBC खानाबदोश जनजाति 3 श्रेणी के तहत एडमिशन लिया, जो वंजारी समुदाय के लिए आरक्षित होता है। पूजा खेड़कर ने 2007 में पुणे के काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब छात्र या अभ्यर्थी नॉन क्रीमी लेयर से आता हो, और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी तभी दिया जा सकता है जब परिवार की सालाना फाइनेंशियल आय 8 लाख के भीतर हो। और अब पूजा खेड़कर के मामले में इस नॉन क्रीमी लेयर का विवाद खड़ा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है। पूजा खेड़कर का मामला सामने आते ही तेलंगाना के एक IAS अधिकारी के ऊपर भी इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी बात अब मीडिया के सामने रखी है। दरअसल करीमनगर के अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में कार्यरत प्रफुल्ल देसाई पर UPSC परीक्षा के लिए ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कोटे का दुरुपयोग करने का आरोप किया गया है। IAS अधिकारी प्रफुल्ल देसाई पर UPSC के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने का आरोप किया गया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए उनकी तस्वीरें ऑनलाइन सामने आने के बाद से ये विवाद शुरू हो गया है। लेकिन तेलंगाना के इस IAS अधिकारी ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में आरक्षण पाने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र में जालसाजी करने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कोटे का दुरुपयोग करने के आरोपी प्रफुल्ल देसाई का दावा है कि उनकी विकलांगता उन्हें शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोकती है, जो उनके अनुसार उनके प्रशिक्षण का हिस्सा थी। दोस्तों, देसाई को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें सामने आने लगी, जिसमें उन्हें घुड़सवारी, राफ्टिंग और साइकिलिंग सहित कई एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेते हुए देखा गया। आलोचकों का तर्क है कि ये गतिविधियां उनकी विकलांगता की गंभीरता के अनुरूप नहीं है, जिसका उपयोग विकलांगता कोटे के माध्यम से पद हासिल करने के लिए किया गया था। लेकिन इन सभी आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हुए देसाई ने जोर देकर कहा है कि भले ही वो विकलांग है, लेकिन ये उन्हें शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोकता। वे कहते हैं कि उन सभी के लिए जो मेरे बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र के बारे में सवाल उठा रहे हैं और गलत जानकारी साझा कर रहे हैं, मैंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ UPSC परीक्षा के लिए आवेदन किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि देसाई का ये बयान X पर पोस्ट किया गया है। इसी के साथ वे आगे कहते हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होना, अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करना और दूसरों की ही तरह सामान्य जीवन जीने की कोशिश करना क्या गलत है? उन सभी नेटीज से मेरा अनुरोध है कि जो फर्जी जानकारी साझा कर रहे हैं कि पूरी जानकारी हासिल करें और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। वास्तविक लोगों और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी भी मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अब एक दुखद घटना की जानकारी लेते हैं। ये घटना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की गोरांग घंटी क्षेत्र में बांस खती गांव सड़क की। दोस्तों, विगत एक सप्ताह से ये सड़क बंद है, जिसके कारण एक दिव्यांग युवती समय रहते हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकी।
ग्रामीणों ने डोली की मदद से अपनी जान जोखिम में डालकर उसे किसी तरह बमुश्किल चट्टान पर सड़क के किनारे तक तो लेकर आए, लेकिन बीच से ही युवती ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दिव्यांग युवती की मौत पर क्षेत्र में ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है, जिसे देखते हुए अपर जिलाधिकारी ने बुधवार को बंद सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र सड़क को खोलने के निर्देश दिए। बीते दिनों हुई भारी वर्षा के चलते बाज खतीगांव सड़क के आबादी के लिए आवाजाही का बड़ा संकट पैदा हो गया है, जिसके कारण क्षेत्र के ग्रामीण विगत एक हफ्ते से अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। क्षेत्र के मरीज अस्पताल भी नहीं पहुंच पा रहे। क्षेत्र में पंचायत सदस्य सोबन सिंह ने बताया कि तल्लीसार निवासी 30 वर्षीय दिव्यांग युवती गंगा पुत्री हरक सिंह कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। बीते मंगलवार से ही उसका स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने डोले की मदद से अपनी जान जोखिम में डालकर उसे किसी तरह बमुश्किल चट्टान पर चढ़ाकर सड़क की दूसरी ओर ले आए, लेकिन इसी बीच युवती ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने इसे विभागीय लापरवाही करार देते हुए कहा कि दिव्यांग युवती की मौत के लिए विभाग और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस सूचना पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र सिंह बोहरा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इनकम टैक्स पर छूट के बारे में। अगर आपके परिवार में किसी दिव्यांग सदस्य का इलाज हो रहा है तो इनकम टैक्स में आपको 1.25 लाख रुपए तक की छूट का फायदा मिल सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते समय कई तरह की छूट या डिडक्शंस मिलती हैं। इन्हीं में शामिल है दिव्यांग के इलाज में खर्च हुई रकम। अगर कोई शख्स खुद दिव्यांग है या उनके परिवार में कोई दिव्यांग है और उनके इलाज में रकम खर्च की जाती है तो इनकम टैक्स में कुल 1.25 लाख रुपए तक की छूट वे ले सकते हैं। ये छूट इनकम टैक्स की धारा 80DD और 80U के तहत मिलती है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि दिव्यांग के पास संबंधित अधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट हो। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो छूट का दावा नहीं किया जा सकता। इनकम टैक्स की धारा 80DD और 80U के तहत 1.25 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही है। नई टैक्स व्यवस्था में ITR फाइल करने वाले शख्स को इसका फायदा नहीं मिल सकेगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत छूट पाने के लिए कई तरह के शर्तों का पालन भी करना होगा, नहीं तो छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जान लेते हैं कि क्या है अंतर 80U और 80DD में। कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंट्स एसोसिएशन KSCAA में डायरेक्टरेट टैक्स कमेटी के चेयरमैन CA दीपक चोपड़ा के अनुसार 80DD और 80U में अंतर है। दोनों के फायदे अलग अलग लोगों को मिल सकते हैं। 80U का लाभ उसी टैक्स पेयर को मिलता है जो खुद दिव्यांग होता है और अपना इलाज करता है, और 80DD धारा का लाभ टैक्स पेयर के दिव्यांग परिजन, पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई या बहन के इलाज में मिलता है। ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं मिल सकती। मान लीजिए किसी दिव्यांग टैक्स पेयर ने अपने इलाज के लिए 80U के तहत इनकम टैक्स में छूट का दावा किया है। उसी वित्त वर्ष में उसके दिव्यांग परिजन के इलाज में भी रकम खर्च हुई है। ऐसे में टैक्स पेयर 80DD के तहत टैक्स में छूट का दावा नहीं कर सकेगा। वो 80U या तो 80DD दोनों में से किसी एक छूट का ही लाभ ले सकते हैं। CA दीपक चोपड़ा आगे बताते हैं कि 80U का लाभ भरने के लिए इनकम टैक्स फाइल करते समय 10IA फॉर्म आपको भरना होगा। इसे ऑनलाइन भरा जा सकता है। यहाँ ध्यान रखें कि फॉर्म 10IA में दिए गए सर्टिफिकेट भी संबंधित मेडिकल अथॉरिटी से प्रमाणित करवा कर लाने जरूरी है। अगर प्रमाणित सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं तो छूट का दावा उस समय तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि मेडिकल अथॉरिटी से नए सर्टिफिकेट्स न बनवा लिए जाएं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है जॉब अलर्ट्स के बारे में सुनने का। तो NFB ने पहला जॉब अलर्ट साझा किया है इंडियन बैंक की तरफ से। इंडियन बैंक ने 1500 अप्रेंटिस की भर्ती में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 13 रिक्तियां आरक्षित की हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 जुलाई तक है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.nats.education.gov.in पर। इसी के साथ NFB का अगला जॉब अलर्ट है IBPS की तरफ से। IBPS ने विभिन्न बैंकों के लिए 6148 लिपिक पदों की भर्ती की जानी है। लिपिक माने क्लरिकल पोस्ट के लिए
इसमें 52 रिक्तियां आरक्षित की गई हैं विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 जुलाई को है। आप अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.ibps.in। तो आज का हमारा अगला NFB जॉब अलर्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक रिक्ति आरक्षित की है। यहाँ पर 26 सुपरवाइजर पदों की भर्ती की जानी है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 21 जुलाई। अधिक जानकारी के लिए जाएं www.hindustancopper.com पर। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 94th मेगा AMP जॉब फेयर की तरफ। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP, मोहम्मद साथक कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, वी फॉर ऑल फाउंडेशन और एंकर वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से चेन्नई, तमिलनाडु में जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। दिन और तारीख है शनिवार 27 जुलाई 2024। समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। स्थान नोट कीजिए, मोहम्मद साथक कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, 13 मेदवक्कम मेन रोड, शोलिंगनल्लूर, चेन्नई, तमिलनाडु 600119। इस जॉब फेयर में जो नौकरी की रिक्तियां आपके सामने आ सकती हैं वो है दूर संचार यानी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी, आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी, BPO सेक्टर से, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, IT और अन्य प्रवेश स्तर यानी फ्रेशर्स लेवल के लिए, एंट्री लेवल के लिए भी जॉब्स होंगी और अनुभवी पदों के लिए भी यहाँ पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता 10वीं और 12वीं पास होना है। इसके लिए साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर उम्मीदवार भी अपना आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड है आयु न्यूनतम 18 वर्ष। फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों ही लोग आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार पंजीकरण के लिए एक लिंक पर जाएं जो है www.tinyurl.com/chennai-jobfair। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB के सचिव रिचर्ड गोल्ड ने अपने समकक्ष BCCI सचिव जय शाह को पत्र लिखकर 2 राष्ट्रीय दिव्यांग टीमें बनाने का प्रस्ताव दिया है। एक दृष्टिबाधित नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए और एक संयुक्त यानी शारीरिक रूप से दिव्यांग, बौद्धिक रूप से दिव्यांग और श्रवण बाधित खिलाड़ियों के लिए।
ताकि समुदायों के बीच खेल को लोकप्रिय बनाने में मदद मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद मौजूद है, DCCI के नाम से, जो BCCI की एक उप समिति है। लेकिन भारतीय बोर्ड स्वतंत्र रूप से कोई टूर्नामेंट आयोजित नहीं करता है। गोल्ड ने अपने पत्र में लिखा है कि हम बोर्ड को 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का संचालन करने का प्रस्ताव देते हैं, एक स्टैंड अलोन प्रारूप के रूप में ब्लाइंड 11 और फिर एक अखिल विकलांगता प्रारूप जिसमें सुनने में अक्षम, बौद्धिक रूप से विकलांग और शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेटरों की टीमें शामिल हों। वे आगे कहते हैं कि हम 2025 में अपने 5 देशों को शामिल करते हुए उद्घाटन कर अखिल विकलांगता टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए उत्सुक और इच्छुक होंगे। ICC इस दृष्टिकोण के लिए सामूहिक समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कदम सदस्य द्वारा संचालित हो। पत्र में आगे कहा गया है कि वैश्विक विकलांगता क्रिकेट असंरचित, अनियमित और अक्सर असमर्थित होती है। विकलांगता क्रिकेट के कई अलग अलग नियम हैं। दृष्टिहीन, श्रवणहीन, बौद्धिक विकलांगता और शारीरिक विकलांगता, इन चारों में समन्वय और रणनीति का व्यापक अभाव है। गोल्ड ने आगे लिखा है कि ये खेल का ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमने सामूहिक रूप से प्राथमिकता दी है। हालांकि वित्तीय प्रतिबंध पहले की तरह व्यापक नहीं है, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम विकलांगता के खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए। वर्तमान में दुनिया भर में अंदाजा है कि विभिन्न विकलांगता वाले 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोग रहते हैं और गोल्ड का मानना है कि ये एक अप्रयुक्त बाजार है जिस तक पहुंचने की आवश्यकता है। पता चला है कि DCCI के प्रमुख रवि चौहान चर्चा में भाग लेने के लिए श्रीलंका में होंगे, क्योंकि वो अपनी समिति और BCCI के बीच सेतु रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक परेशान दिव्यांग व्यक्ति टॉवर पर चढ़कर बैठ गया। दरअसल रास्ते में मामला नहीं सुलझने से खफा होकर वो मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। वो काफी देर तक टॉवर के ऊपर ही बैठा रहा, जिससे कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और समझाइश देकर उसे नीचे भी उतार लिया। पुलिस की कोशिशों से स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभाल लिया गया। दरअसल गुरुवार सुबह दिव्यांग युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया था। ये घटना तब सामने आई जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर कोलगवा थाना का FRB स्टाफ मौके पर पहुंचा और बातचीत करके सुनील को नीचे उतारा। सुनील कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि उसके आवागमन के रास्ते का मसला अभी तक सुलझा नहीं है, जबकि उसने पहले भी कई बार शिकायत दर्ज की है। निराश और परेशान होकर उसने इस कदम को उठाया। सुनील कुशवाहा का कहना है कि 7 फीट का रास्ता है जिससे दोनों का आवागमन हो सकता है, लेकिन सुनील संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच की और इसमें शामिल सभी पक्षों से बात की है। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। यहाँ पर एक दिव्यांग को गुमराह कर उनकी जमीन हड़पने का मामला बुधवार को कलेक्ट्रेट में सुनवाई के लिए आया था, जिस समय ये मीडिया के प्रकाश में आया। दिव्यांग पप्पू चौधरी ने DM को प्रार्थना पत्र दिया कि उनके गांव के ही एक व्यक्ति ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने और पेंशन दिलवाने के नाम पर स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगवाकर उनकी 30 बीघा जमीन किसी और को बेच दी। DM ने तत्काल SDM को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। इस मामले में बैनामा कराने वाले व्यक्ति का दाखिल खारिज रोक जांच शुरू हो गई है। पिनाह के गुर्जा फ्लू महजा मानिकपुरा निवासी पप्पू चौधरी सुनने में और बोलने में अक्षम है। उनकी बहन को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। खेती को बटाई पर उठाकर वो पालन पोषण करते हैं। कई दिनों से थाने और तहसील के चक्कर काटते काटते वे परेशान हो गए थे। बुधवार को अपने रिश्तेदार रुपेंद्र शर्मा और एक अन्य परिचित मनीष थापक के साथ वे DM के यहाँ पहुंचे। उन्हें शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही उनके रिश्तेदारों ने DM को बताया कि पीड़ित न बोल सकता है और न ही सुन सकता है। इस पर जिलाधिकारी ने दिव्यांग के साथ आए व्यक्ति से पूरी जानकारी ली। प्रार्थना पत्र को पढ़ने के बाद SDM ने बाह्य सृष्टि को फोन पर कहा कि इस मामले को गंभीरता से देखे, किसी भी तरह से मूक बधिर के साथ गलत न हो पाए।
इसी के साथ पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कर दे। उन्होंने प्रार्थना पर एसपी को भी लिखित निर्देश दिए कि जमीन हड़पने वाले व्यक्ति की जांच कर जरूरी कार्रवाई करे। दोस्तों, अब बारी है सोल अप के बारे में जानने की। सोल अप एक आईआईटी और आईएसबी द्वारा स्थापित और शार्क टैंक द्वारा वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य मंच है, यानी कि मेंटल वेलनेस प्लेटफॉर्म। इसे आप विजिट कर सकते हैं www.soulup.in पर। स्पेलिंग है SOULUP.in। सोल अप समूह विकलांग लोगों के लिए सहकर्मी संपर्क और सहायता समूहों की शक्ति का प्रबंधन करते हैं, यानी कि पीयर कनेक्ट एंड सपोर्ट ग्रुप्स प्रदान करते हैं। ये एक विशेष साझाकरण मंडल की मेजबानी कर रही हैं, माने डिसेबल्ड लोगों के लिए एक शेयरिंग सर्कल। ये उन लोगों के लिए शानदार अवसर है जिन्हें सहायता की जरूरत महसूस होती है। लेकिन आप इस ग्रुप से क्या उम्मीद करें? खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय स्थान यहाँ पर आपको मिलेगा। सर्कल का हिस्सा बनने पर एक दूसरे के साथ आप सीख सकेंगे और अपना दृष्टिकोण साझा कर सकेंगे। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके लिए भावनात्मक समर्थन और मान्यता भी आपको इसी ग्रुप से मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक छोटे समूह की सेटिंग में प्रामाणिक बातचीत और आपसी समर्थन पहले प्रदान किया जाता है। ये सब किसी चिकित्सक के नेतृत्व में किया जाता है। ये ग्रुप्स जूम कॉल के माध्यम से ऑपरेट होते हैं। जूम कॉल 75 मिनट की होती है और इसमें लिमिटेड लोगों को ही सहभागी किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगली जूम कॉल 20 जुलाई 4 से लेकर 5 बजे शाम को होगी। आप सोल अप की वेबसाइट पर जाकर आज ही अपने लिए साइन अप लिंक जरूर क्रिएट करें। आज ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और आत्म खोज और जुड़ाव की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है अब दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही ऑथेंटिक अपडेट्स सुनने का। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग अपडेट सेक्शन। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने हाल ही में क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए भुवनेश्वर में दिव्य कला मेले का आयोजन किया था, जिसमें दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मेले की कई तस्वीरें साझा की हैं तथा मेले में लाई गई अनेक प्रतिकृतियों की तस्वीरें भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के फेसबुक पेज पर देखी जा सकती हैं। दोस्तों, इस रोजगार मेले में नए आर्थिक अवसर भी प्रदान किए गए। ये सभी कार्यक्रम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किए गए थे। आपको बता दें कि इस दिव्यांग कला मेला को प्रिंट मीडिया में भी काफी सराहा गया और कई न्यूज़पेपर्स में इसे कवर भी किया गया, जिसकी तस्वीरें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अपनी फेसबुक पेज पर साझा की हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली अपडेट की तरफ। इस अपडेट में हम जानेंगे कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 9वीं से लेकर 12वीं तक के STEM विषयों में 100% दृष्टिहीन और 100% सुनने में अक्षम छात्रों के लिए स्कीम लेकर आए हैं। विभाग राष्ट्रीय दिव्यांगजन कोष के अंतर्गत कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के STEM विषयों में 100% दृष्टिहीन और 100% सुनने में अक्षम कॉक्लियर इम्प्लांट के बिना छात्रों को ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय संस्थानों या CRC के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए इच्छुक और पात्र छात्र अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के इसे सबमिट कर सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट या कंपोजिट रीजनल सेंटर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DEPWD में। तो आइए जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन आवेदन कर सकता है। भारतीय छात्र ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि 100% दृष्टिहीन या 100% सुनने में अक्षम विदाउट कॉक्लियर इम्प्लांट स्टूडेंट्स परसुइंग स्टेम सब्जेक्ट्स, जो विद्यार्थी क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं DEPWD.gov.in पर
आप सर्च करें depwd.gov.in/national-fund-under-pwds/ पर। अगली अपडेट में सुनते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी MSJE कर रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन की स्वीकृति। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। इसे कई दिनों से लगातार उनके फेसबुक के पेज पर साझा किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिव्यांगजनों के अदम्य साहस और असीम प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर लाने का सुनहरा अवसर है। आप आवेदन 31 जुलाई तक कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द अपना आवेदन डिपार्टमेंट के पास भेजें, अपने सपनों को पंख दें और अपनी कहानी पूरे देश तक पहुंचाएं। याद रहे, आपके आवेदन या नामांकन केवल गृह मंत्रालय की केंद्रीकृत www.awards.gov.in पर जाएं। आप ऑनलाइन माध्यम से 31 जुलाई 2024 तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। विवरण के लिए आप जा सकते हैं depwd.gov.in पर। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। डिपार्टमेंट ने अपनी अगली पोस्ट के तहत 2 MOUs पर किए गए हस्ताक्षर के बारे में एक पोस्ट साझा की है, जिसे प्रिंट मीडिया के एक नामी अखबार ने कवर किया है। इस खबर के साथ ही एक फोटो भी साझा की गई है, जिसे डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है। तो ये खबर है सरकार के सुनने में अक्षम विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ावा देने के बारे में। ISLRTC और UNIKEE इन्होंने सुनने में अक्षम विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा में 23 सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम और 500 शैक्षणिक अवधारणा वीडियो बनाने पर वे केंद्रित हैं। ये कोई वित्तीय भागीदारी नहीं है, बस एक मजबूत सहयोगात्मक प्रयास है। दरअसल GVHS बधिर विद्यालय जगती के कक्षा 10 के विद्यार्थी सुनने में अक्षम विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पहुंच को बढ़ाने के लिए एक कदम उठाते हुए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और यूनिकी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि यूनिकी एक सामाजिक संगठन है जो सांकेतिक भाषा में सुनने में अक्षम समुदाय के लिए उत्पादों और सेवाओं को बनाने और सुलभ बनाने में मदद करता है। आइए बढ़ते हैं इस अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें बात की जा रही है एक और समझौता ज्ञापन की। सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ स्थान बनाने के लिए एक NGO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग लोगों के लिए अधिक समावेशी स्थान बनाने के प्रयास में सुगम्यता पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात स्थित एक NGO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभाग और NGO एनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन यानी EMA के बीच एक समझौता ज्ञापन 9 जुलाई को हस्ताक्षर किया गया। इसकी एक प्रति में 2 प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा दिखाई दी गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रतिभागियों को भारतीय सुगम्यता मानकों, सार्वभौम डिजाइन दृष्टिकोणों और राष्ट्रीय भवन संहिता और सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देशों और स्थान मानकों के बारे में शिक्षित करना है। बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। डिपार्टमेंट ने अगली पोस्ट में साझा किया है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 18 जुलाई 2024 को आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस शिविर का आयोजन विभाग के अधीनस्थ कार्य कर रहे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी एमलीको कानपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान 800 लाभार्थियों को सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही खर्च का पूरा वहन भारत सरकार द्वारा किया गया। शिविर 18 जुलाई 2024 को प्रातः 11 बजे से यह शिविर पुलिस लाइन ग्राउंड बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। मुख्य अतिथि थे BL वर्मा, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार। दोस्तों, इस शिविर के तहत चली आ रही इस योजना के माध्यम से अब तक 16,000 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिससे 28 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण किया जा चुका है।
अब तक 6000 से भी अधिक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज की जा चुकी है और 65,000 से अधिक मोटराइज्ड ट्राइसिकल का वितरण भी किया जा चुका है। दिव्यांगजन सहायक उपकरण को पाने हेतु अर्जुन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा adip.depwd.gov.in पर। अगली अपडेट के तहत 2 दिन पूर्व ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अपने सहयोगी मंत्रियों श्री रामदास आठवले जी और BL वर्मा जी के साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में 100 दिनों के लिए विशेष रूप से दिव्यांगजनों से जुड़े राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य योजना पर अधिकारियों की प्रस्तुतियों का अवलोकन कर उनको विशेष सुझाव और दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर DPWD विभाग से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही इससे जुड़ी सभी तस्वीरें फेसबुक पेज पर भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने साझा की हैं। इसी के बाद एक अन्य अपडेट के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। दोस्तों, एक कदम स्वच्छ भारत की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया, जिसके तहत विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल द्वारा समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर अपने आसपास को साफ सुथरा और सुंदर बनाएं। स्वच्छता न केवल हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाती है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संवारती है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ एक बहुत ही सुंदर तस्वीर साझा की गई है, जिसमें सभी अधिकारी खड़े होकर अपने हाथ में शपथ पत्र लेकर उसे पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये पखवाड़ा 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 तक मनाया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से आ रही तमाम अपडेट्स का सेक्शन यही समाप्त होता है। तो दोस्तों, DEPWD के अपडेट्स का सेक्शन और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आज यही समाप्त होता है। इस प्रोग्राम के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में आपके सुझाव हमें मिलते रहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी बदौलत हम कार्यक्रम की दिशा तय कर पाते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी सजग श्रोता की तरह अपने फीडबैक हमसे शेयर करते रहें। साथ ही साथ कोई डिसेबिलिटी से जुड़ी न्यूज अगर आप शो पर सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें जरूर लिखें प्रोग्राम के YouTube के कमेंट सेक्शन में। आज के लिए यही तक। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।